हो गया बच्चे, लाइव हो गया। चलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और निरंतर आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो कल मैंने आप लोगों को टॉपिक करा दिया था कंप्लीट, जिसका नाम क्या था, वर्ण विक्षेपण। उसको देखना, आप किसी भी शब्द को, दुनिया का कोई सा भी शब्द हो, आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है ना बच्चे, सभी आ जाइए जल्दी से। मैं पहले बोल रहा हूं, अभी कमेंट में नहीं पढ़ पाता हूं, तो आप कमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा, है ना। जल्द से जल्द इस कमेंट का भी अपन क्या कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है ना बच्चे। और लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। रिकॉर्डेड क्लासेस कभी कभार यूट्यूब पे कर देते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है बच्चे, है ना। यहाँ लाइव ही क्लास है ना। देखो टाइम बता देता हूं मैं आप लोगों को, कितना हो गया, 9:31 है ना, 9:31 है ना। और तारीख आपको पता ही है क्या है, तारीख ही बताऊं क्या, 9 तारीख है शायद, है ना। चलो, तो लाइव क्लास है, बस कमेंट में आप लोगों के नहीं देख पाता हूं, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी ऐप यूट्यूब की तरह इसके कमेंट नहीं आते हैं। इसके लिए एक अलग प्रॉपर स्क्रीन होनी चाहिए, वो स्क्रीन की हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना बच्चे, तो वो अपन कर लेंगे जल्द से जल्द, और थोड़ा क्वालिटी बेटर हो जाएगी, क्योंकि पूरा सेटअप ही चेंज होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो जब तक है कोई दिक्कत नहीं आती होगी आपको, मैं आपको क्लियर सब कुछ विजुअल होता है, हल्का सा वीडियो भी थोड़ी सी चिपक के आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऐप से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है, तो आप ऐप में जो नंबर आता है ऊपर ही, उस पर आप लगा लीजिए, वो आपको पूरे समाधान करेंगे आपकी समस्या का। ठीक है ना बच्चे। चलो, और कोचिंग खुलने का भी कोई भी अता पता नहीं है, कब खुलेगी क्या पता सर, कब खुलेगी। मैं तो कह रहा हूं सर इस साल खुले ही ना, शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस साल खुले ही ना। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहे, वैकेंसी आ रही है, अच्छा टाइम है सर पढ़ने का, तो अच्छे इस टाइम को प्रयोग में लाओ सर। बिल्कुल इसी इंतजार में मत बैठे रहो कि कोचिंग खुले, क्या हो जाएगा कोचिंग खुल के। मैं सर एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, उससे भी शानदार आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं सर, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। और कुछ बच्चों के मैसेज कॉल भी आए थे सर मेरे पास, है ना, कि सर ऑनलाइन से भी ऑफलाइन से भी बेस्ट ऑनलाइन में मजा आ रहा है सर, क्योंकि वर्ण विक्षेपण जैसे टॉपिक को मैं एक दिन में ऑफलाइन में करा देता था, यहां मुझे 2 दिन लग गए। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। और आगे जो आज टॉपिक लेंगे उससे ही पता चल जाएगा कि ऑफलाइन से भी मैं बेटर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं सर यहाँ, है ना। चलो, कंटेंट बहुत है सर अपने पास, डोंट वरी, आपको कहीं पर भी झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मैं वादा करता हूं। किसी भी टीचर पे आप पढ़ लेना, हिंदी का मुकाबला अपना मामला क्या कर रखा है, अपना सॉलिड चिल्ड कर रखा है। ठीक है बच्चे। चलो, तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक। हमने कितने टॉपिक उड़ा दिए, हमने टॉपिक उड़ा दिया सबसे पहले वर्णमाला को, और वर्णमाला के बाद में हमने संधि को कंप्लीट पूरा किया है, और तीसरा टॉपिक हमने वर्ण विक्षेपण जो 2 दिन का था। आज अपन चौथे टॉपिक पर आएंगे, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, और इसमें मुझे करीबन 4 दिन, तो 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन लग जाएंगे सर, है ना, 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तो बड़े इत्मीनान से, और सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इसमें, और बहुत हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, और यहाँ से 2 या से 3 क्वेश्चन आपकी जुगाड़ है, और वो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। जो भी आपका डाउट है, मेरी गारंटी, आपको कोई भी डाउट जीवन में आज के बाद रहेगा ही नहीं, है ना, मतलब इस टॉपिक से संबंधित। और पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी, तो हिंदी से संबंधित कोई भी, है ना, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं तो कहीं और पढ़ के आप ट्राई कर सकते हो। चलो बच्चे, मेरी वर्णमाला पढ़ लीजिए, 8 दिन की क्लास डली हुई है, और किसी की वर्णमाला पढ़ लेना, किसी की भी। मैंने ये नहीं कर रहा हूं कि इसकी किसी की भी, गारंटी देता हूं, चैलेंज देता हूं। अगर मेरे से बेटर किसी ने कंटेंट दिया होगा, तो सर आई क्विट, है ना बच्चे, आई क्विट। मैं क्या करूंगा, सीधा क्विट करूंगा। तो आप ये तो खुद जानते हो, जो जिन्होंने पढ़ा हुआ है। चलो, अब आ जाते हैं, अपन ज्यादा फिजूल की बातें ना करते हो, किसी की तारीफ वारीफ अपन नहीं करते अपनी, मैं खुद की नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। एक बच्चे की क्या होता है ना, एक टीचर के प्रति एक विश्वास जो होता है, तो टीचर के प्रति एक विश्वास होना भी बड़ा जरूरी है ना। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक आप चीजों को पढ़ ही नहीं पाओगे, तो टीचर के प्रति विश्वास होना बड़ा ही जरूरी है ना बच्चे। हाँ, देखें, चलो अब आ जाते हैं सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। मुझे मेरे पास एक आध के मैसेज आ पाते हैं जिनको मैं पढ़ पाता हूँ, और मेरे पास नहीं तो मैसेज नहीं आ पाते, सही बताऊं, है ना। कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास इसमें आ जाते हैं। वही एक समस्या आ रही है कि सभी बच्चों के मैसेज नहीं आ पाते, इसलिए कमेंट सेक्शन में ऑफ रखवाता हूँ, और कभी कभार मैं खुलवा देता हूँ तो कुछ ही बच्चों के आ पाते हैं। ये समस्या जल्दी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है ना, उस टॉपिक का नाम है, क्या है उस टॉपिक का नाम? तो उस टॉपिक का नाम है समास। सर आपने समास खूब पढ़े होंगे सर, सब जगह पढ़े होंगे, बचपन से पढ़े होंगे सर। इसको पढ़ लेना आपका नजरिया बदल जाएगा, है ना। इसको पढ़ लेना आपका नजरिया बदल जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़े हैं वो सब आप लोग फेंक फाक दोगे, है ना। इसको पढ़ोगे तो आप लोग खुद कहोगे कि हाँ सर चीजें मजा आ गया। तो हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है? हमारा उद्देश्य जीवन का यही है, कंटेंट अच्छा देना, सॉलिड देना, सॉलिड देना। बस अच्छा पढ़ाऊंगा, आप 4 लोगों से बोलोगे, मुझे ही फायदा इसमें, ठीक है ना बच्चे। इसीलिए तो इस बैच की अपार सफलता है। मैं दूसरा बैच भी जल्द लाऊंगा, नहीं तो लोग एक बैच नहीं ला पाते। मेरा यहाँ दूसरा बैच भी आ गया, क्योंकि इस बैच में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दूसरा बैच भी मेरा जल्द आएगा, डोंट वरी। चलो अब आ जाते हैं सर समास, ठीक है बच्चे। तो समास के बारे में अगर मैं बात करूं तो समास का वैसे तो अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है एग्जाम में कि समास का मतलब क्या है, तो समास का मतलब होता है संक्षेप। क्या होता है सर? समास का मतलब होता है संक्षेप, या इसको बोल देते हैं सम्मेलन। सम्मेलन नहीं, सम्मेलन, ठीक है बच्चे। ये होता है क्या? इसका अर्थ होता है, ठीक है बच्चे। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या सम्मेलन होता है, ठीक है बच्चे। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या सम्मेलन होता है। चलो अब इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं। देखो पूरा बताऊंगा, डोंट वरी, आपको कुछ भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये तो सर इसका अर्थ है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो इसका अर्थ है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो समास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देख बच्चे, सम प्लस आस, ठीक है कि नहीं है? अरे समझ में आ गया ना, सम प्लस आस। क्यों? क्योंकि ये मां और बड़ा आ जुड़ेंगे तो कहां चला जाएगा? इसमें अंदर, तो समास बन जाएगा। तो हमने लिख दिया सम प्लस आस। तो यहां पर ये जो सम है इसका मतलब है अच्छी तरह या परस्पर, अच्छी तरह परस्पर, और आस का मतलब है बैठाना। ये क्या है सर? दिख रहा है ना आपको? देखो तो समास का मतलब क्या है? समास का मतलब है सम प्लस आस से मिलकर बना हुआ शब्द है, जहां सम का मतलब है अच्छी तरह या परस्पर, और आस का मतलब है बैठाना। आस का मतलब क्या है? बैठाना। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है 2 या 2 से अधिक शब्द। देखो मैंने क्या बोला? शब्द 2 हो या 2 से अधिक हो, चाहे कितने भी शब्द हो, 2 या 2 से अधिक शब्द जब पास पास बैठाए जाते हैं, या परस्पर बैठाए जाते हैं, या अच्छी तरह बैठाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो उसको ही बोलते हैं समास। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? संक्षेप में होना चाहिए। तो इसकी एक डेफिनेशन चलती है ना। उसको डेफिनेशन को मैं लिखा देता हूं, हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं उस डेफिनेशन के बारे में, है ना, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है बच्चे। हाँ, तो मैंने आपको इसका अर्थ समझा दिया। सम प्लस आस, यानी सम का मतलब होता है अच्छी तरह परस्पर, और आस का मतलब होता है बैठाना। अर्थात शब्दों को अच्छी तरह बैठाना ही क्या है? अर्थात शब्दों को अच्छी तरह पास पास बैठाना ही समास कहलाता है। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये इसके अर्थ से ही बनाई गई डेफिनेशन है। जो इसका अर्थ लिखा हुआ है ना, उसी से बनाई गई डेफिनेशन है
कि सम प्लस आस यानी सम का मतलब होता है अच्छी तरह परस्पर और आस का मतलब होता है बैठाना। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं, आप उसको समझना। देखना उदाहरण नहीं है, मैं आपको ये बात समझाऊं ये डेफिनेशन जो लिखा है उसका क्या मतलब है। देखो बच्चे उसका मतलब क्या है, मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं। चार राहों का समूह। क्या लिखा हुआ है सर? चार राहों का समूह। एक उदाहरण और लिख देता हूं, एक उदाहरण और लिख देता हूं। जैसे मैं लिख दूं, दिख रहा है ना नीचे? हाँ, आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ये आपके सामने मैंने दो लाइनें लिख दी सर। क्या लिख दी? मैंने आपके सामने दो लाइनें लिख दी। एक तो लिखा हुआ है पहला उदाहरण और एक लिखा हुआ है दूसरा उदाहरण, है ना बच्चे? एक लिखा है पहला उदाहरण और एक लिखा है दूसरा उदाहरण। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण। मुझे ये बताओ चार राहों का समूह क्या बनता है? क्या बनता है चार राहों का समूह? आप कहोगे सर ये बनता है, क्या बनता है? चौराहा। क्योंकि चौराहा को ही तो चार राहों का समूह, राह यानी रास्ते, राह यानी रास्ते। तो अपन इसको एक चीज और याद रख लेना, कभी ये नहीं बोलेंगे चौरास्ते, ये नहीं बोलेंगे कभी। क्यों नहीं बोलेंगे सर? ये इसीलिए नहीं बोलते कि ये जो हमारा शब्द होता है, आपको यहां पर जो दिख रहा है ना सर, वही समास में लिखना पड़ता है। देखो चार दिया है तो चौ और राह दिया है तो राह का ही यूज करेंगे सर अपन, है ना? तो रास्ते नहीं लाएंगे, क्योंकि रास्ते नहीं दिया है यहां पर, क्या दिया? राहें दिया है। इसीलिए ये बात मैं आपको आगे बता दूंगा, डोंट वरी। अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि इसका फंक्शन डेफिनेशन का जो लिखा है वो सही है कि नहीं, जो डेफिनेशन लिखाई है वो क्या कहती है। इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एमपीएसआई का पेपर आ रहा है, बिहार एसआई का पेपर आ रहा है, उसमें हमारा बच्चा क्या करेगा? सबसे बेहतरीन स्कोर करेगा, ये हमको पता है ना बच्चे? हमको बिल्कुल पता है। बस जितना मैं कराता जा रहा हूं वो करते जाओ, और कोई सी भी किताब आपके पास हो उससे आप प्रैक्टिस करिए। ग्रामर चेक करना तो उससे कर सकते हो, है ना? लेकिन वैसे मैं आपको पूरा करीबन 5 से 6 किताबों का मटेरियल, 10 किताबों का मटेरियल आपको कराऊंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए चार राहों का समूह क्या बोला जाता है? चौराहा। मैं बोलूं सर आराम के लिए कुर्सी क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर आराम के लिए कुर्सी बनेगा आराम कुर्सी। क्या बनेगा? आराम कुर्सी। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल सर 100% बात तो आपने एकदम सही बोल दी कि आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी, चार राहों का समूह चौराहा। तो सर डेफिनेशन में भी तो यही लिखा है। क्या लिखा है? कि बड़े बड़े शब्दों को, मतलब बड़ी लाइनों को छोटे में बदल देना, बड़ी लाइनों को छोटे में बदल देना, या फिर इसको मैं ये कहूं कि शब्दों को इतना नजदीक कर दो, अच्छी तरह बैठा दो, अच्छी तरह बैठा दो कि छोटा सा बन जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बात याद रखना, समास आपके जीवन में बड़ी हेल्प करते हैं, आपकी सहायता करते हैं। आलसी लोगों के लिए समास बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि क्या होता है, कई लोग जो बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कष्ट होता है उनको कि बोलने में कौन बोले इतनी बड़ी बात, तो चार राहों का समूह बोलने से बढ़िया वो क्या बोल देगा? चौराहा। आराम के लिए कुर्सी से बढ़िया वो क्या बोल देगा? आराम कुर्सी। मतलब इतना बोलने से बढ़िया क्या बोल दिया? ये दो शब्द। तो वही इस डेफिनेशन ने बोला है कि शब्दों को अच्छी तरह पास पास बैठा देना। इतना पास पास बैठा दिया कि शब्द ही उड़ा दिए। कुछ क्या कर दिए? कुछ शब्द ही उड़ा दिए। और कौन कौन से उड़ा दिए? इसमें से देखो चार है तो चौ ले लिया, राह ले लिया, लेकिन ये दो उड़ा दिए, का समूह इसमें दिख ही नहीं रहे। ऐसे ही यहां पर आराम ले ली और कुर्सी ले ली, के लिए दिख ही नहीं रहा।
तो इतना नजदीक बैठा दिया इन दोनों को कि बीच के जो छोटे पद होते हैं उनको उड़ा ही दिया। और जब वो उड़ा दिया तो इसी को ही बोलते हैं कि शब्दों को अच्छी तरह संकुचित करके प्रेशर से प्रेशराइज करके इसको क्या कर दिया है, दबा दिया है, तो शब्द क्या आ गए, नजदीक आ गए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे ये बताइए कि दोनों में से नहीं, आपको दो हिस्से दिख रहे होंगे, एक हिस्सा तो आपको ये दिख रहा है और एक हिस्सा ये दिख रहा है। अरे यही बात तो ये है ना, और एक बात आपको ये दिख रही है और एक बात ये दिख रही है, तो कुल मिलाकर ये वाली बात ही तो ये है और ये वाली बात ही कौन सी है, ये है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि मैं अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, मुझे ये बता दो ये हिस्सा कौन सा होता है, बायां हिस्सा कौन सा है, ये है लेफ्ट, है ना, क्या है, ये है लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, ये है हमारा राइट, क्या है, ये है हमारा राइट। सही है कि नहीं। मैं आपसे ये पूछूं कि लेफ्ट और राइट में से समास कौन सा है और समास विग्रह कौन सा है। समास ये है कि समास ये है, विग्रह ये है कि विग्रह ये है, बस ये आपको बताना है। आप याद रखो समास क्या होता है, ये लिखा हुआ है। समास क्या होता है, समास होता है संक्षेप, शॉर्ट में लिखना। संक्षेप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में लिखना। अरे आप लोगों ने वन वर्ड पढ़े हैं ना, वन वर्ड में क्या होता है, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, नहीं मानने वाला नास्तिक। तो कितनी बड़ी लाइन थी सर, ईश्वर को मानने वाला, इतनी बड़ी लाइन को आपने बिल्कुल छोटा कर दिया और क्या लिख देते थे वहां, आस्तिक। तो कायदे से जो छोटा सा शब्द होता है वो क्या हो गया हमारा, संक्षेप में लिख दिया हमने, बड़े शब्द को छोटे में संक्षेप में लिख दिया। तो यहां पर भी तो यही हुआ है कि आपके पास शब्द थे, बड़ी सी लाइन थी, इसको छोटे में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ये था बड़ा तो इसको छोटे में कन्वर्ट कर दिया। तो इधर के ये जो दो शब्द हैं इनको बोला जाएगा समास। क्या बोला जाएगा इनको बोला जाएगा समास। और ये जो इधर की साइड के दोनों दिए हुए हैं, जो ये, इन दोनों को क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा, ये आप बहुत अच्छे से बचपन से यही पढ़ते आए हो, समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है दूर दूर कर देना, तोड़ देना। विग्रह का मतलब क्या होता है, दूर दूर कर देना या तोड़ देना। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। सर बिल्कुल आ गई सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि जो बड़ा सा शब्द लाइन होती है इनको समास विग्रह बोलते हैं, और जो छोटे से लिखे हुए हैं राइट हैंड में वो क्या है, वो गलत हो गया क्या, अच्छा उल्टा बना दिया, राइट लेफ्ट है, सही है ना, सही तो है ना। अरे ऐसे देखो ना, ऐसे थोड़ी ना दिखाएंगे अपन, ऐसे ही तो देखेंगे अपने को। अपन किसी चीज को पढ़ते हैं, तो रजिस्टर पर आपको अपने हाथ के बाईं ओर या दाईं ओर क्या दिख रहा है ना, बाईं ओर ये होगा, दाईं ओर ये होगा। लेकिन मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। ये बातें आप लोग जानते हो। चलो लेफ्ट राइट हटा भी दोगे तो हमारे लिए इतना याद रखना, जो संक्षेप में लिखा है, कंप्रेस करके लिखा है, छोटा करके लिखा है, वो समास है, और जो ये है वो क्या, विग्रह। कई बच्चे इसको समास मानते हैं, ये विग्रह नहीं होगा ना फिर। ठीक है बच्चे, तो इतनी बात आप जानते हो। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा यहीं पर। जल्दी से इसको नोट करो, आपके पास समय है 10 सेकंड का, सॉरी। चलो बच्चे, उड़ा दूं सर इसको, बहुत बढ़िया सर, उड़ा दो आप लोग। इतनी बात समझ में आ गई।
अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूं, है ना बच्चे। इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। हटाओ बच्चे इसको। भाषा और साहित्य की क्लास बच्चे होगी, याद रखना। मैंने आपको बोल दिया है, वादा कर दिया है। तो भाषा की क्लास आपके लिए, सबके लिए फ्री रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ऐप पर भी चलेगी, यूट्यूब पर भी, ऐप यूट्यूब पर। और भाषा की वीडियोस जो होंगी वो रहेंगी सर कम से कम 15 से ऊपर, 15 से 20 क्लासेस होंगी भाषा की, जो आपको ऐप पर भी फ्री रहेंगी और यूट्यूब चैनल पर भी क्या रहेंगी, फ्री रहेंगी। ठीक है बच्चे, चलो अब आ जाते हैं सर। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, है ना। कुछ चीजें हैं, जैसे सबसे पहला मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। अभी ये कोई मैंने टाइप वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया है। अभी पहले समास के बारे में तो जाने क्या है सीधा, नहीं तो क्या होता है समास लिखा है, डेफिनेशन 4-6 टाइप बताए और हो गया। नहीं भाई, हमें ये नहीं करना है। पैसे लिए हैं तो तरीके से बताऊंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगा, मना कर दूंगा कि नहीं भाई मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। देखें, मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं, देखना भाई। क्या लिखा हुआ है? अरे क्या लिखा हुआ है? घोड़ा गाड़ी। क्या लिखा हुआ है? घोड़ा गाड़ी। तो ये सर एक छोटा सा लिखा हुआ है, तो ये क्या है? आप कहोगे सर ये है समास। क्या लिखा हुआ है ये? बहुत अच्छे बच्चे। तो इसका सर मैं विग्रह करूंगा तो क्या बनाएगा? घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, यही बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा? ये होगा समास विग्रह। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि समास समास विग्रह क्या होता है? क्योंकि सर संक्षेप में कौन सा लिखा है ये, तो सर इतनी बड़ी बात को इतने में लिख देना चमत्कार है सर, संक्षेप है। तो यही हो गया, ठीक है ना बच्चे। तो याद रखना, तभी पता है कभी कभार एग्जाम में भी आता है कि समास एक संक्षेपण शैली में आता है। समास किस में आता है? समास में संक्षेपण शैली अपनाई जाती है। पल्लवन संक्षेपण नाम सुना होगा, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन समास में संक्षेपण शैली अपनाई जाती है। कौन सी शैली होती है? संक्षेपण, यानी चीजों को संक्षेप में लिखने की एक टेक्निक होती है, क्या? समास। ठीक है बच्चे, तो देखो ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आई होगी। तो क्या बोला मैंने कि घोड़ा गाड़ी, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, ये समास है, ये समास विग्रह। ये तो बच्चा भी जानता है कि समास समास विग्रह क्या होता है, आपको मैंने बता दिया। अब हमारे लिए मेन चीज इसमें एक है, देखो बच्चे क्या है। पहली कंडीशन तो पता है क्या है? क्या है कि यहां जो शब्द दिए होंगे ना, यहां जो 2 शब्द दिए हुए हैं वो विग्रह में होने चाहिए। क्या बोला? सबसे पहला केस क्या होता है हमारा, इसके जो कुछ गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन क्या बोलती है समास की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या बोलती हैं कि समास में जो शब्द दिए हुए हैं, समास में ये जो शब्द दिए हुए हैं विग्रह में भी वही शब्द होना चाहिए। ठीक है बच्चे, समास में भी वही शब्द जो दिए हुए हैं विग्रह में भी वही शब्द होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि जैसे घोड़ा गाड़ी लिखा हुआ है तो इसका विग्रह कर दो हॉर्स खींचता है जिस गाड़ी को, क्या कर दो? हॉर्स। तो बच्चे बात तो सही है, बात वही है, लेकिन रचना की दृष्टि से समास की पहली कंडीशन या प्रॉपर्टी है कि आप उसमें वही शब्द लेकर आए जो समास में दिए गए हैं। जो समास में शब्द होंगे वही समास विग्रह में मान्य माने जाएंगे, अदरवाइज आपका वो गलत हो जाएगा। देखें, अब मैंने क्या बोला है, ये इसकी जगह पर ये है या इसकी जगह पर ये समास है, वो समास विग्रह। तो एक चीज बताओ सर, इसमें आपको कितने शब्द दिख रहे हैं? 1 2, एक तो घोड़ा और दूसरा गाड़ी। याद रखना आप एक चीज को कि समास के अंतर्गत आपको 2 या 2 से अधिक शब्द
क्या बोला मैंने, दो या दो से अधिक शब्द दिखेंगे, या तो दो दिखेंगे, दो नहीं होंगे तो बहुत रेयर केस होता है द्वंद्व समास में, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तो वहां हमारे 3 होंगे। अपन 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, डोंट वरी, हम तो पूरा पढ़ेंगे। देखो बच्चे, तो मैंने क्या बोला है कि समास जो होता है उसमें या तो 90% या 99% तो हमारे 2 ही शब्द रहते हैं, और 2 से अधिक आ जाएंगे सर हमारे जब हम द्वंद्व समास को करेंगे तब। ठीक है बच्चे, तो ठीक है सर, यहां तक तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। अब देखो शब्द ये दिया हुआ है, तो कितने शब्द दिए हैं सर, पहला और दूसरा। सर इस पहले को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम शब्द या प्रथम खंड बोल दीजिए आप, क्या बोल देंगे, प्रथम खंड। और इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं द्वितीय खंड। क्या बोल देते हैं, द्वितीय खंड। सही है कि नहीं, इनको ही बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं पूर्व पद। क्या बोल देते हैं, पूर्व पद। और इसको बोल देते हैं उत्तर पद। ठीक है ना बच्चे, क्या बोला मैंने कि प्रत्येक समास में आपको 99% 2 शब्द दिखाई देंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। यानी पहले नंबर पर आता है फर्स्ट वाला तो पूर्व पद, बाद में आता है तो उसको बोलते हैं उत्तर पद। घोड़ा क्या है, यहां पर प्रथम पद पूर्व पद, गाड़ी क्या है, द्वितीय पद उत्तर पद। हर एक समास में यही होगा। जब अपन 6 टाइप पढ़ेंगे, 4-5 उपभेद तत्पुरुष के पढ़ेंगे, फिर 6 उसके भेद पढ़ेंगे, फिर आप बहुब्री समास को भी 2-3 भागों में पढ़ोगे। समानाधिकरण व्यधिकरण बहुब्री के साथ साथ आप उसके कारकों के आधार पर भी बहुब्री पढ़ोगे, और तत्पुरुष समास के भी समानाधिकरण व्यधिकरण पढ़ोगे। अव्ययीभाव समास के भी 2 टाइप पढ़ोगे। 4 प्रकार से फंक्शन अव्ययीभाव करता है वो भी पढ़ोगे। मतलब बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए और समझने के लिए। इसको पढ़ लोगे तो आप लोगों को मेंस तक में आप लोगों को पूरी, मैं गारंटी देता हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेंस तक, है ना बच्चे। मैं कोशिश यही करता हूं कि मेरी हिंदी आपको मेंस लेवल तक टच करे, है ना, मैं पूरा वही करता हूं। मैं गधों की तरह मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि राम जैसे लिखा है, सत्य का विलोम क्या है, तो असत्य। अब मास्टर इसको ये घंटे पढ़ा रहा है कि सत्य को असत्य बोलते हैं आ लगाकर, तो ये सर ये आप खुद जानते हो। हाँ, वोकेबुलरी सेशन है, नो डाउट मैं आपको लूंगा, क्योंकि शब्द सामर्थ्य बढ़ाना भी मेरा काम है, सिलेबस के हिस्सा है, नो टॉपिक वो, है ना, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चे, लेकिन इन टॉपिकों पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। वो तो एक बार को आप मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन ऑनलाइन में मैंने सब पढ़ा रहा हूं। देखो मैंने आपको हिंदी संधियां भी पढ़ाई हैं, तो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। चलो, तो मैंने क्या बोला, पहला पद प्रथम खंड या पूर्व पद होगा, दूसरा पद द्वितीय खंड या उत्तर पद होगा। मुझे ये बताइए, ये बात तो समास की है ना, ये तो क्या है, ये वाले तो क्या है, समास है ना, इधर का पोर्शन। और इधर का पोर्शन क्या है, इधर का पोर्शन क्या है, ये है विग्रह। तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूं कि ये बताओ, जब आपने समास के शब्द को यहां पर तोड़ा, समास के शब्द को आपने यहां पर तोड़ा, तो घोड़ा और गाड़ी दिख रहे हैं क्या सर इसमें, किसमें, विग्रह में आपको घोड़ा और गाड़ी दिख रहे हैं क्या? बस इतना बता दो कि विग्रह में घोड़ा और गाड़ी आपको दिख रहे हैं या नहीं, बस इतना बता दो। आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि ये समास था, जब विग्रह किया तो घोड़ा हमारा कहाँ है, देखो भाई घोड़ा हमारा ये रहा, घोड़ा कहाँ है, ये रहा, है ना, और गाड़ी कहाँ है सर, गाड़ी हमारा ये रहा, गाड़ी कहाँ है, ये रहा, तो घोड़ा ये रहा, गाड़ी हमारा ये रहा, है कि नहीं। तो इसमें दिए थे ना सर ये दोनों शब्द, तो दोनों शब्द विग्रह में तो होना अनिवार्य ही है, दोनों शब्द विग्रह में तो आना अनिवार्य ही है, तो सर दिए हैं। तो याद रखना, जब समास के पद, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब समास के पद आपको विग्रह में भी दिख रहे हों, तो उन दोनों को पता है क्या बोलते हैं, उन दोनों को बोला जाता है मुख्य पद। क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है मुख्य
पद। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे समझ में आई बात कि नहीं आई? मतलब समास के शब्द अगर विग्रह में आपको दिख रहे हैं तो उसको आप लोग बोलोगे मुख्य पद। समास के शब्द है ना, देखो पहला और दूसरा आपको कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है घोड़ा और ये गाड़ी, तो इनको बोलते हैं मुख्य पद। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि समास के अलावा आपने अपने मन से क्या क्या लिखा है? समास के शब्दों के अतिरिक्त आपने अपने मन से क्या क्या लिखा है? बस मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे कि समास के शब्दों के अतिरिक्त आपको क्या क्या दिख रहा है? आप कहोगे ये दिख रहा है सर, ये और एक ये। तो याद रखना इन शब्दों को ये जो एक्स्ट्रा शब्द हैं इनको बोला जाता है गौण शब्द या पद बोल दीजिए, गौण पद। हालांकि शब्द और पद मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, है ना? तो बात समझ में आई या नहीं आई? जो समास के अतिरिक्त दिया होता है उसको गौण पद बोलते हैं। खींचता है जिस और ये आखिरी में को इस समास वाले भाग में दिए हैं क्या? सर नहीं दिए हुए हैं, तो अपन कहेंगे इनको ही क्या बोलते हैं? गौण पद बोलेंगे। बच्चे समझ में आई बात की नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस यही मामला होता है कि गौण पद या मुख्य पद क्या होते हैं। तो जो हमारे प्रथम खंड और द्वितीय खंड पूर्व पद या उत्तर पद आपको समास विग्रह में जहां दिख रहे हैं तो उनको तो बोल देंगे मुख्य पद, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब हमारा क्या है? वो है हमारा गौण पद। ठीक है बच्चे, यहां तक आपको कोई समस्या है? सर मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या है। पहले इसको जल्दी से छापिए, फिर मैं आपको एक उदाहरण से और समझाऊंगा, उसमें आप खुद बताओगे कि इसमें हमारा मुख्य पद और गौण पद कहाँ है। जल्दी से इसको छापिए। चलो हो गया काम। चलो अब अपन इसको हटा के और मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं जिससे आप लोग समझने की कोशिश करोगे। देखो बच्चे, ये आपके सामने लिखा हुआ है, डोंट वरी, है ना? ये आपके सामने लिखा हुआ है ना? ये आपके सामने लिखा हुआ है। चलो अब मैं आपके सामने एक शब्द दे रहा हूं। मैंने बोला, हाँ, मैंने आप लोगों के सामने एक शब्द बोल दिया गजानन। क्या बोल दिया? गजानन। कितने शब्द दिख रहे हैं आप लोगों को? अगर संधि की बात की जाए, संधि की, समास की नहीं, संधि की बात की जाए तो आपको इसमें दो शब्द दिख रहे होंगे, एक तो गज और एक आनन। कौन सा? एक तो गज यानी हाथी, आनन यानी सिर। गज यानी हाथी, आनन यानी सिर, है ना? तो आप बोलोगे गज क्या है? हमारा पहला पद है। आनन क्या है? हमारा दूसरा पद है। सर गजानन का समास विग्रह करोगे तो क्या बनेगा? गजानन का समास विग्रह यदि आप करते हो तो क्या बनेगा? आप कहोगे गजानन का समास विग्रह बनेगा, क्या बनेगा? गज के समान आनन है जिसका। क्या बनेगा? अरे यही तो बनेगा, गज के समान आनन यानी सिर। तो हाथी के समान आनन सिर वाला कौन है? गज के समान आनन है जिसका। मुझे ये बता दीजिए कि पहला शब्द और दूसरा शब्द आप लोगों को दिख रहा है या नहीं? पहला शब्द और दूसरा शब्द आप लोगों को दिख रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, और इसमें भी कहां दिया है? सर ये दिया हुआ है। तो आपको इसमें कितने शब्द दिख रहे हैं? दो शब्द। अब ये मत कर देना इसमें से तीर निकाल दो, तीर ने मैं अपने डिजाइन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, है ना? क्योंकि अभी तो क्या है हमारी, अभी तो उम्र है, दिल तो बच्चा है जी, है ना? तो चलो, तो मैंने क्या कर दिया, पहला शब्द मुझे विग्रह में ये दिख रहा है
और दूसरा शब्द मुझे विग्रह में ये दिख रहा है। तो जो दिख जाते हैं समास वाले, इन्हें ही बोला जाता है हमारे क्या, मुख्य या मूल, मूल भी बोल सकते हो, है ना, मुख्य या मूल शब्द या पद लिख दीजिए। पद यूज कर लेंगे क्योंकि एक लाइन में प्रयुक्त हुए हैं, तो पद। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने लिए हैं वो ये जो आपने एक्स्ट्रा लिए हैं वो क्या है, तो ये जो आपने एक्स्ट्रा लिए हैं वो हैं हमारे गौण पद। क्या है, गौण पद। सर गौण का मतलब होता है एक्स्ट्रा, है ना, गौण का मतलब होता है झूठा, गौण का मतलब होता है छदम, गौण का मतलब होता है आभासी, गौण का मतलब होता है कुछ भी नहीं, है ना। तो जो गलत, तो जो एक्स्ट्रा आपने कुछ लिया हुआ है, ये भी होंगे, ये भी होंगे, है ना, कोई बात नहीं, मैंने यहां लिख दिया, देखो डॉट डॉट वाली चीजें क्या होंगी, गौण पद होंगे। और मुख्य पद या मूल पद कौन से हैं, जो समास में आपने यूज किए हैं वो वाले। बात समझ में आई या नहीं आई? सर मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समझ में बात नहीं आई हो, पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं आप लोगों के सामने मान के चलता हूं। ठीक है भाई, ठीक है बच्चे, चलो। हाँ भाई, भाषा की जो क्लास होगी, याद रखना बच्चे, भाषा की जो क्लास होगी वो होगी हमारी कब, जल्दी होगी, है ना। मेरे पास कोई, अब मैं आपके पास अभी बता दूं कि टाइम, एक्चुअली क्या टाइम मेरे पास अभी नहीं है, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अब कई कह रहे होंगे अभी ऐसे कोरोना में आप कहाँ बिजी हो, बच्चे बिजी हूं, है ना, थोड़ा सा। तो अभी क्या है, मैं आपके सामने जल्द ही बना दूंगा, जो आपके सबके लिए फ्री रहेगा। भाषा की करीबन मैं आप लोगों को 15 से 20 क्लासेस दूंगा, वो 20 ही मान लीजिए, 15 नहीं, करीबन 20 क्लासेस पर डे, 1 से सवा घंटे की क्लासेस होंगी। और वो वाला जो भाषा और साहित्य, ओनली भाषा ही रहेगा, साहित्य उसमें आपका अलग में 5 से 6 दिन एक्स्ट्रा और लगेंगे, वो 25 दिन का करीबन मटेरियल रहेगा हमारा, जो आपके लिए टोटली क्या होगा, टोटली फ्री होगा। भाषा साहित्य का पूरा कंप्लीट बैच फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो बिहार के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे कहीं के भी हों, तो चाहे वो ग्वालियर के हों, सबके लिए ये वाला जो बैच रहेगा भाषा वाला, वो फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसका जो लाइव स्ट्रीम है वो आपके यूट्यूब पर भी रहेगा, और देन आपका ऐप पर भी, बीके सिंह क्लासेस ऐप पर भी रहेगा। ठीक है बच्चे, चलो अब आ जाते हैं सर अपन इस पर आगे की चर्चा करते हैं, है ना भाई। चलो आगे की चर्चा अपन करते हैं। तो सर इसको उड़ा दूं मैं, उड़ा दीजिए। जल्दबाजी नहीं करना बस, है ना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। चलो अब बात आ जाती है सर कि समास के भेद कितने हैं। सीधी बात कहां जाती है कि समास के भेद कितने हैं, है ना भाई बच्चे, समास के भेद कितने हैं। तो याद रखना, समास के भेद के बारे में आपको बता देता हूं कि समास के भेद कितने हैं। तो समास के भेद, समास के भेद, है ना भाई, समास के भेद। वर्णमाला बच्चे पढ़ लीजिए आप, उसको वर्णमाला को कहां से पढ़ सकते हो, है ना। एक बच्चे ने पूछा सर वर्णमाला हो गई, अरे वर्णमाला सबसे पहला टॉपिक वर्णमाला ही हुआ था, जिसमें मैंने 8 क्लासेस आपको दी हैं, और उन 8 क्लासेस को पढ़ लीजिए। वैसे वर्णमाला की 10 क्लासेस हो गई, पता कैसे, एक तो वर्णमाला की 8 क्लासेस प्लस 2 क्लासेस जो हमने पिछले टर्म पर ली हैं वर्ण विक्षेपण, वो वर्णमाला का ही भाग होता है। वर्णों और अक्षरों को वहां पर अलग अलग अपन करते हैं, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो वहां से। चलो अब समास के भेद पर आ जाते हैं। आप देख लेना, आपको कंटेंट बहुत शानदार मिलेगा, उसको आप लोग चेक कर लेना, है ना, वो आपके ऊपर है, आप करते हो चेक कि नहीं करते हो। तो समास के भेद, याद रखना, समास के जो हमारे भेद हैं वो कितने हैं, 6। कितने भेद हैं, समास के भेद कितने हैं, 6, लेकिन खंड की प्रधानता के आधार पर होते हैं 4। खंड की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं, वो होते हैं सर हमारे 4। लेकिन इनकी चर्चा अपन अभी नहीं करेंगे, अभी पहले इसकी चर्चा करेंगे, फिर उस वाली बात को अपन देख लेंगे कि खंड क्या है क्या नहीं है। ठीक है बच्चे, उसको अपन अभी
बाद में थोड़ा सा स्किप कर, अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं, लेकिन हमें समास के भेद अभी कौन से जानने हैं, ये जानने हैं। कौन कौन सा होता है पहला, तो पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कौन सा होता है, वो होता है सर हमारा द्वंद्व समास। चौथा कौन सा होता है, तो चौथा होता है हमारा बहुव्रीहि। कौन सा, बहुव्रीहि समास। कितने टाइप हो गए, 4। कितने टाइप हो गए, 4 हो गए। अब कई कह रहे होंगे बच्चे कि सर हमें वो 2 नहीं दिख रहे जो हमें बड़ा डाउट क्रिएट करते हैं, हालांकि उसमें से वो कुछ इसी के अंग हैं। वो किसके अंग हैं, वो इसके ही अंग हैं। किसके हैं, वो तत्पुरुष के अंग हैं, है ना भाई। वो क्या है, वो तत्पुरुष के अंग हैं। वो कौन कौन से हैं, तो देखो भाई 5वें नंबर पे काउंट किया जाता है उसको भी। किस पर किया जाता है, 5वें नंबर पर ही काउंट किया जाता है। और 5वें नंबर पर काउंट किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि 4 तो ये हैं ही, तो वो 5वां और 6वां ही होगा। हालांकि वो अंग किसके हैं, है ना, वो किसके अंग हैं, वो तत्पुरुष के ही अंग है। तो कौन कौन से हैं, तो वो है सर हमारे कौन कौन सा, सबसे पहला है कर्म धारे समास। कौन सा, कर्म धारे। और जो 6वें नंबर का है वो है हमारा द्विगु, है ना। ये क्या बना हुआ है, वाह, द्विगु, 2 गहुओं का समूह बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो द्विगु समूह, द्विगु समास, है ना। तो कितने हो गए हमारे समास के भेद, हो गए हमारे 6। लेकिन सर एक चीज याद रखना आप लोग, एक चीज याद रखना कि मैं आपको ये बोलूं कि समास के भेद कितने हैं, तो आपको सदैव 6 ही लगाने हैं। नो कॉम्प्रोमाइज, आपको 6 हैं तो 6 ही लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि खंड की प्रधानता के आधार पर समास कितने होंगे, अब बच्चे इस बात को समझने लायक चीज है। ये क्या है, ये समझने लायक चीज है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी। इस वाली चीज को आप गौर करेंगे अभी कि ये क्यों सर, ये हमारे 4 क्यों होते हैं खंड की प्रधानता वाले। वो 4 कौन से हैं, इन 6 में से कौन से उन 4 को अपन खंड की प्रधानता पर काउंट करते हैं। तो देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो समास होते हैं वो आपके या तो 2 शब्दों से मिलकर बनेंगे, कितने से, या तो 2 से मिलकर बनेंगे, या फिर आपके 2 से अधिक से बनेंगे। अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 जो भी होगा, अपन सबके बारे में जानकारी। लेकिन 99% आपका जो शब्द होंगे समास में वो कितने होंगे, 2। विग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, समास की बात कर रहा हूं। तो मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी लिखा था आराम कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी बनाया था। घोड़ा गाड़ी का क्या बनाया था, घोड़ों के द्वारा खींची जाने वाली, ऐसा ही बनाया था कुछ, है ना। घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, जो भी आपने बनाया था। लेकिन मुझे ये बताइए कि समास घोड़ा गाड़ी था और वहां क्या था, आराम कुर्सी था। तो कितने शब्द थे सर उसमें, 2 ही शब्द थे, एक तो घोड़ा और एक गाड़ी। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास 2 शब्द लिख दिए जाएं, 2 शब्द लिखे, मान लो ये देखना बच्चे ध्यान से, x और एक लिखा है y। आपके सामने 2 शब्द लिखे हुए हैं, x और y, एक तो ये रहा और एक ये रहा, मतलब पहले नंबर का, और एक कौन सा है, दूसरे नंबर का। और इधर हमारा बराबर करके जो भी विग्रह बनेगा, आई डोंट केयर, है ना, जो भी बनेगा, डू वॉट एवर। देखो, लेकिन हमारे लिए जो मेन बात वो क्या है कि पहला खंड और ये क्या है, दूसरा खंड है। मुझे ये बताओ, कभी कभार होता क्या है कि ये वाला खंड जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। प्रधान मतलब इंपोर्टेंट हो जाता है। इंपोर्टेंट मतलब क्या होता है, प्रधान हो जाता है, यानी ये ही इसका क्या होता है, दोनों में से प्रबल होता है, दोनों का क्या होता है, मुखिया होता है। कौन सा वाला, पहला वाला। ऐसा किस समास में होता है, तो ऐसा होता है इस समास में। अगर मैं देखो भाई बच्चे, यहां दिख रहा है आपको, हाँ, तो देखना भाई, एक लाइन ये खींची है, एक लाइन ये है ना, 2 लाइन मैंने खींच दी है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही,
है ना। तो ये है सर हमारा x और ये हमारा y। तो अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पहला पद क्या होता है, इंपोर्टेंट होगा। कौन सा वाला, पहला। तो मैं इस पे गोला लगा के क्या बना देता हूं, राइट। ठीक है बच्चे, जब हम तत्पुरुष समास पर आते हैं, तत्पुरुष, इस वाली बात का जवाब देने के लिए कर रहा हूं मैं, और ये ऐसे भी पूछ लेते हैं। मैं बोलूं सर अगर ये प्रधान नहीं है तो दूसरी बार में क्या होगा, क्योंकि पहला वाला प्रधान किसमें आ गया, इसमें। अगर ये वाला प्रधान हो जाए यानी आईएमपी हो जाए तो सर आप कहोगे सर x और y इन दोनों में से इस बार कौन सा इंपोर्टेंट हो गया, प्रधान हो गया, ये हो गया, मुखिया हो गया सर, प्रबल हो गया ये वाला। ये क्यों होगा, ऐसा क्या होगा वो आगे जानेंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे अभी कि अगर ये वाला हो गया प्रधान तो। तीसरी बात क्या बनती है, ये द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है, ये भी प्रधान और सर ये वाला भी प्रधान, यानी आईएमपी बन जाता है। कौन सा, ये भी मतलब इसमें दोनों ही पद हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे इंपोर्टेंट हो जाएंगे। सर कैसे होंगे, क्या होंगे, अब आगे की बात है। अभी मुझे ये वाली चीज को सिद्ध करना है और ये आपको समझाना है कि प्रत्येक समास में दो शब्द होते हैं, दो पद होते हैं। तो यहां पर आप लोगों का आप देख रहे होंगे, पहला था इसमें दूसरा था। द्वंद्व में कौन से होंगे, द्वंद्व में x और y फिर से लिखेंगे। तो द्वंद्व यानी द्वंद्व का बोलते हैं, द्वंद्व पैदा हो गया, यानी दोनों साइड हम झुके हुए हैं, तो द्वंद्व का मतलब होता है दो। तो इसमें सर हमारा x भी इंपोर्टेंट होगा और y भी इंपोर्टेंट होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इंपोर्टेंट यानी प्रधान होगा। अब ये बताओ मुझे कि इसके अलावा और कोई कंडीशन बन रही है क्या, पहला इंपोर्टेंट, दूसरा इंपोर्टेंट, दोनों इंपोर्टेंट। चौथी कंडीशन क्या बनेगी, दोनों इंपोर्टेंट नहीं। तो अपन कहेंगे सर जो एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई आखिरी में, तो इसमें सर कोई भी खंड प्रधान नहीं होगा। देखो दोनों पर क्रॉस लगा हुआ है, तो अपन कहेंगे इसमें हमारा कोई भी खंड प्रधान नहीं होगा। अव्ययी भाव में पहला, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में दोनों और बहुब्री में दोनों नहीं। ठीक है बच्चे, तो याद रखना जो खंड हैं, और खंड क्या है सर, मैंने आप लोगों को भी बताया था, प्रथम खंड प्रधान होगा। पेपर वाला पूछेगा प्रथम खंड या पूर्व खंड, क्या बोला, प्रथम खंड या पूर्व खंड, कौन सा है, एक्स। ये जो इंपोर्टेंट होता प्रथम खंड और पूर्व खंड में इंपोर्टेंट, जो अगर मैं बोलूं ऐसे आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जिस समास में प्रथम खंड या पूर्व खंड इंपोर्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। मैं बोलूं ऐसा समास जिसके दूसरा खंड प्रधान होता है, तो आप कहोगे देखो एक्स और वाई में से कौन सा हो, वाई, तो तत्पुरुष। क्या होते हैं क्या नहीं होते आगे जानेंगे। द्वंद्व समास में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों ही क्या होंगे, हमारे इंपोर्टेंट होंगे। और बहुब्री समास की बात की जाए तो इसमें दोनों ही खंड हमारे क्या नहीं होते, प्रधान नहीं होते। सबके उदाहरण देके भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि ये प्रथम खंड, पूर्व खंड, उत्तर खंड, ये समझ में आ गए ना। तो बस ये पहला खंड प्रधान, ये दूसरा, दोनों नहीं। ठीक है बच्चे, तो मुझे ये बताओ आपकी इस बात का जवाब आपको मिल जाएगा। कौन सी बात का, आपका जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इस बात का जवाब आपको मिल गया होगा कि खंड को चेक कब करते हैं, खंड को चेक कब करेंगे, तो खंड चेक करते हैं किन में, इन चार में ही। कितने में चेक करते हैं, इन चार में ही अपन खंड की प्रधानता को चेक करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई पांचवी कंडीशन बन पाएगी क्या, पहला, दूसरा, दोनों नहीं। बताओ अब पांचवी कंडीशन कुछ इनकी बन पाएगी क्या, कोई पांचवी कंडीशन बन पाएगी क्या। देखो बच्चों, मैं ये लिखूं आपके सामने, मैं बोलूं कि पहला प्रधान, ठीक है बच्चे, तो दूसरा नहीं होगा। मैं बोलूं सर पहला नहीं तो दूसरा होगा। मैं बोलूं सर दोनों, या मैं बोलूं दोनों नहीं। अब मुझे ये बताओ पांचवी नहीं दिखेगा ना, पांचवी वाला नहीं दिखेगा, है ना। मैं बोलूं आपसे कि सर पांचवी और छठवीं बताओ, पांचवी और छठवीं क्या बनेंगी कंडीशन, तो आप कहोगे सर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इतने पर ही अप्लाई हो पाएगा। तो याद रखना, खंड की प्रधानता के आधार पर चार ही भेद आपके सर्वमान्य हैं,
क्यों है 4 भेद? क्योंकि 4 इन पर ही अपन चेक कर पाते हैं, पहला खंड दूसरा दोनों नहीं। ठीक है बच्चे, लेकिन मैं आपको एक चीज बोले देता हूं, आज मैं आपको एक कमिटमेंट करे देता हूं। अगर भले ही आपसे खंड की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने पूछे जाएं, 4 यही होते हैं, मुख्य कहने का मतलब होता है इसका। आपसे पूछे तो 4 लगा देना। कब खंड की पूछेगा तब ही कितने लगाने हैं? 4। मुख्य कुल कुछ भी पूछेगा 6 ही लगाने हैं। बस खंड की प्रधानता शब्द जुड़ा होगा तो आपको कितने लगाने हैं? 4 ही लगाने हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूं, ध्यान रखना, अगर वो आपसे कोई जबरदस्ती करता है कि कर्मधारय समास में कौन सा खंड प्रदान होता है या फिर द्विगु समास में कौन सा खंड प्रदान होता है, मुझे ये बता दो कि कर्मधारय समास में कौन सा खंड प्रदान होता है। जैसे मतलब 2 शब्द लिखा हुआ है, ये वाला इंपोर्टेंट होता है कि ये वाला, कि दोनों ही नहीं, कि ये और या फिर ये, मतलब कौन सा होता है दोनों में से, एक्स की वाई, है ना, एक्स होता है कि वाई। ऐसे ही सर मैं इसमें पूछ रहा हूं दिग्गू में कि एक्स और वाई में से कौन सा प्रदान होता है। तो याद रखना, कायदे से मानक हिंदी में, या मैं कहूं जो अच्छा ढंग का टीचर होगा वो आपको यही सलाह देगा कि खंड की प्रधानता के आधार पर इनमें कुछ होता ही नहीं है। क्या बोलेगा? कि खंड की प्रधानता इनमें चेक नहीं की जाती है, क्योंकि खंड की प्रधानता तो सर हम यहाँ 4 में चेक कर चुके हैं। लेकिन कभी क्या होता है, वो ये जबरदस्ती करता है, ऐसा कोई ऑप्शन उसमें नहीं होता। कई जगह ऑब्जेक्टिव या कई किताबें ऐसा लिख देती हैं कि अगर कोई आपसे जबरदस्ती करे कि नहीं भाई बता दीजिए कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान है, तो आप ये कह देना कि जो भाई साहब में प्रदान होगा, किसमें? जो भाई साहब में प्रदान होगा तत्पुरुष में, वही इसमें होगा। तत्पुरुष में कौन सा है? ये वाला। कौन सा? वाय। तो अपन इसमें प्रधान कौन सा मानेंगे? वाय। ऐसे में दिगु की बात करूं कि दिगु में कौन सा होगा, तो इसमें भी कौन सा होगा? वाय। वैसे तो कायदे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि समास इस चीज का खंडन करता है। क्यों? क्योंकि हमने खंड की प्रधानता के आधार पर 4 ही लिखे हैं, 4 ही पॉसिबिलिटीज बन पाती हैं। लेकिन कोई अगर आपसे जबरदस्ती करता है तो अपन क्या करेंगे? खंड की प्रधानता चेक कर सकते हैं, किससे? तत्पुरुष से। अगर कोई पूछे तो ये है, लेकिन मैं ये कहता हूं कायदे से ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या है, ऑब्जेक्टिव में आने लगा है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो वो इसको जबरदस्ती, क्योंकि कुछ जो अच्छे लोग होते हैं पेपर बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल, है ना, तो वो ये वाले बनाते। तो आपको मैंने बता दिया है, कोई जबरदस्ती करे कि इनके खंड कौन से प्रधान है, तो ये किसके बच्चे हैं भाई? तत्पुरुष के हैं। ठीक है भाई, तो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है अच्छे से। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ जाए होगा। तो आज की क्लास को सर मैं यहीं पर क्या करता हूं, समाप्त करता हूं। कल जब आप लोग आओगे तो इसको मैं आप लोगों को बड़ा डिटेल में और बहुत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष क्या होता है, और तब आप लोगों को ये वाली चीजें भी समझ में आ जाएंगी कि एक्स वाई, वाई एक्स, ये मैंने क्या पढ़ाया है, पहला खंड क्या इंपोर्टेंट है, क्या नहीं पता अभी। लेकिन मैं कल आपको ये समझाऊंगा कि ये कैसे पहला खंड प्रदान है, कैसे दूसरा खंड प्रदान है, कैसे दोनों हैं, कैसे नहीं है, कैसे ये दोनों नहीं है या हैं। ठीक है बच्चे, तो आज की वाणी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आप लोग आओगे तो मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करूंगा, और ये क्लासेस जो है हमारी YouTube और ऐप दोनों पर ये चल रही है, आपको पता होगा। मैंने आज की क्लास स्पेशल, सिर्फ आज की क्लास ही मैंने YouTube पर डाली है, और कल से ये सिर्फ ऐप पर ही है ना। तो आज ऐप और YouTube दोनों जगह ये चल रही होगी, तो मैंने एक आध वीडियो क्लास में बच्चों को थोड़ा बताने के लिए। ठीक है भाई, तो बैच की इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। जो बच्चे YouTube से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, YouTube पर जो बच्चे हैं, तो उनको मैं बता देता हूं कि बैच चल रहा है, इसमें 2 से 3 टॉपिक हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो सेव है आपके बीके सिंह क्लासेस ऐप पर, उसको इंस्टॉल कर लोगे और वहां पर आप मेरा कोर्स खरीद सकते हो। हालांकि मेरा दूसरा बैच भी आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये भी नया ही बैच है, आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। मैं कहूंगा सर इसी बैच को आप लोग कंटिन्यू करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े। हालांकि इसमें पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और बिहार से इसमें बच्चे काफी जुड़े हुए हैं, और मैं तो
आपको बताना चाहता हूं, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप अपने सब जगह, व्हाट्सएप वगैरह सब पर आप लोग क्या कर देना, सब जगह शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, सब जगह शेयर कर देना। और आगे की चर्चा अपन कब करेंगे, कल करेंगे। और इससे पहले की कुछ वीडियोस आपकी YouTube पर डली हुई है, वर्णमाला की कंप्लीट और भाषा और साहित्य का कंप्लीट एक फ्री बैच आएगा जो आपके लिए सब जगह अवेलेबल रहेगा, YouTube पर भी और ऐप पर भी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको रिवीजन करने का यहाँ से अच्छा मौका नहीं मिल सकता। जो पुराने बच्चे हैं और जो नए बच्चे कोई मेरे से ऐड होना चाहता है तो मात्र 499 रुपए में मैंने इसका क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ, जिससे सभी बच्चे आसानी से दे पाए। कोई ज्यादा फीस नहीं है। कंटेंट आप टेंशन ना लेना, पीडीएफ वगैरह आप देख सकते हो। पीडीएफ मैंने अभी डाली नहीं है, हालांकि पीडीएफ में डालूंगा, आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब कब मिलेंगे, कल, और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आप क्या करोगे, इसको उठा के जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए यूट्यूब पर, है ना बच्चे। और ऐप वाले बच्चे तो कुछ कर नहीं पाएंगे तो ऐप पर देखते हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन कब, कल। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।